and de Broglie's wavelength। आज का टॉपिक हमारा होगा लिमिटेशन ऑफ गॉस मॉडल एंड de Broglie's wavelength। बहुत ध्यान से टॉपिक देखो, बहुत इजी वाला टॉपिक होगा आज का, तो ध्यान से देखना है। शुरुआत करते हैं गॉस मॉडल का लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहला लिमिटेशन था इट इज ओनली एप्लीकेबल to one electron system। It is only applicable to one electron system। वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? one इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत अच्छे। दूसरा ये उसका जो सबसे बढ़िया लिमिटेशन था बच्चों कि जो बोहर का मॉडल था ना वो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल होता है। दूसरा he fails to explain suborbital concept। मतलब बोहर फेल हो चुके थे, बोहर फेल हो गए थे वो समझाने में कि ऑर्बिट के अंदर भी एक नया ऑर्बिट होता है जिसे बोला जाता है ऑर्बिटल, उसे सब एटॉमिक ऑर्बिट भी बोला जाता है। तो सब एटॉमिक ऑर्बिट समझाने में वो फेल हो गए, जिसने लेटर समझाया था सोमरफील्ड ने सब ऑर्बिट का कांसेप्ट दिया था, पर बोहर ये नहीं समझा पाए। तीसरा he fails to explain mathematical proof of MVR is equal to NH upon 2 pi। वो इसे नहीं समझा पाए, MVR is equal to NH upon 2 pi को वो नहीं समझा पाए। बच्चों ध्यान से देखना, वो क्या नहीं समझा पाए? वो MVR is equal to NH upon 2 pi मैथमेटिकली कैसे आता है ना, उसे वो नहीं समझा पाए थे। नंबर 4 is only limited to हाइड्रोजन एटम। अब बोहर की सारी बातें सुनो, आप बोहर के सारे लेक्चर देखो, वहां पर सिर्फ और सिर्फ बोहर ने किसका बात किया? हाइड्रोजन एटम के केस की बात किया, और किसी का बात उन्होंने नहीं किया। एंड he fails to explain shape and size of molecule। ये भी नहीं समझा पाए थे बोहर वो नहीं समझा पाए कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, मॉलिक्यूल की साइज क्या होगी, वो समझाने में भी वो फेल हो चुके थे। नंबर 5 Zeeman and Stark effect is also not explained। ये क्या होता है मैं आपको लेटर समझाऊंगा बाद में वीडियो बना के कि स्टार इफेक्ट क्या होता है, ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है। पर बहुत ये चीज भी नहीं समझा पाए थे बच्चों, बहुत ये चीज नहीं समझा पाए कि ज़ीमैन एंड स्टार इफेक्ट कैसे होता है। तो इतने बेसिक थिंग जो आपको याद रखनी है, जो होगा बोहर का लिमिटेशन, बोहर कहां पर फेल हुए, क्यों फेल हुए। अब याद रखिए कि ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है। तो जैसे कि आप एग्जांपल ले लो हाइड्रोजन, ये होता है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब कि ऐसा सिस्टम जहां पर एक इलेक्ट्रॉन आता हो। तो वैसा सिस्टम एक है हाइड्रोजन, दूसरा होगा हीलियम +1, तीसरा होगा लिथियम +2 एंड उसके बाद आएगा बेरिलियम +3। ये सब में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो उस केस में आप बोहर का मॉडल इनके लिए लगा पाओगे, बाकी के लिए आप नहीं लगा पाओगे। अब हमें देखना है नेक्स्ट कांसेप्ट, डी ब्रोगली।
तो यहाँ पर एक बढ़िया सा 6 नंबर जो बाकी रहता है वो आपको समझा देता हूँ। Bohr fails to explain dual nature of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोहर ये चीज भी बच्चों नहीं समझा पाए थे। बोहर क्या नहीं समझा पाए? बोहर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ड्यूअल नेचर नहीं समझा पाए थे। याद रखिए, बहुत आसान चीज है। इतनी आसान चीज अगर आपके दिमाग में चली गई ना तो बोहर का लिमिटेशन यहीं पर ही आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो बोहर का लिमिटेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जा रहे हैं डी ब्रोगलीस वेवलेंथ। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। चलो ओके, तो डियर स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखने जा रहे हैं डी ब्रोगलीस वेवलेंथ। तो ध्यान से देखना, आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया था जो था E = mc²। ये आइंस्टाइन का इक्वेशन था, जैसे आप जानते हैं इसे, सही है। ओके, एक मैक्स प्लैंक का इक्वेशन था जो था E = hc/λ। यहां पर मैंने n का वैल्यू 1 लिया हुआ है, जो ध्यान रखना। ओके, ये दो इक्वेशन थे। अब देखो, आइंस्टाइन उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे, प्लैंक भी बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे, पर जो डी ब्रोगली था, डी ब्रोगली उतना फेमस नहीं हो पाया। तो डी ब्रोगली ने क्या किया? डी ब्रोगली ने ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया। देखो, mc² = hc/λ ऐसे कंबाइन किया। अब देखो क्या हुआ, एक सी गया, एक सी गया। सो mc = h/λ बचा। सही है। ये कहां से लिखा? कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर दिया तो एक ऐसा इक्वेशन निकल के आया। सो λ = h/mc। ये इक्वेशन निकाला डी ब्रोगली ने बताया जिस किसी के पास मास होता है उसके पास वेवलेंथ भी होता है। उसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल नेचर आप कंसीडर कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन हैज पार्टिकल नेचर, ये हम जानते थे। इलेक्ट्रॉन हैज अ पार्टिकल नेचर, ये हम जानते थे। पर डी ब्रोगली ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन हैज पार्टिकल नेचर प्लस वेव नेचर। अब ये वेव नेचर पार्टिकल नेचर क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, तो ध्यान से देखना। मान लीजिए कि सन रेज जो आपकी बॉडी पे गिर रहे थे, अगर वो प्योर रेज होते ना तो वो आपसे टकरा के वापस चले जाते, पर ऐसा नहीं होता। आप हमको जो हीट फील होती है, वो हीट फील होने का रीजन क्या है कि ये जो रेज है ये हमारी बॉडी पे जाके कुछ एब्जॉर्ब होता है। मतलब वो जो एब्जॉर्ब होता है ना वो ही पार्टिकल्स होता है। इससे आप सिंपली समझो, जिस किसी के पास मास है वो वेव में कन्वर्ट हो पाता है, ऐसा डी ब्रोगली ने बताया। अब डी ब्रोगली ने थोड़ा इसको डिफॉर्म किया इक्वेशन को, λ = h/mv। एक्चुअली ये डिफॉर्मेशन करने में आइंस्टाइन ने उसका साथ दिया था। तो ये डिफॉर्मेशन लिखा, c यहां पे स्पीड ऑफ लाइट था एंड यहां पर v मतलब वेलोसिटी। कोई भी पार्टिकल का वेलोसिटी ले लो आप, आपके खुद का मास, आपकी खुद की वेलोसिटी एंड प्लैंक कांस्टेंट रख लो तो आपको वेवलेंथ मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? वेवलेंथ मिलेगा। सो λ = होता है h/mv। अब आप जैसे जानते हो मोमेंटम p = m × v होता है, मास × वेलोसिटी। ये होता है मास × वेलोसिटी। मोमेंटम p = होता है मास × वेलोसिटी। बस करना कुछ नहीं है, इसकी जगह पर आप ये भी रख सकोगे λ = h/v। तो इस वेवलेंथ को बोला जाता है डी ब्रोगलीस वेवलेंथ। इसे भी बोला जाता है डी ब्रोगलीस वेवलेंथ। अब देखो क्या हुआ। अब ये आइंस्टाइन के पास गए डी ब्रोगली ने बताया कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया इक्वेशन है, λ = h/mv।
अब देखो आइंस्टाइन ने क्या बताया, आइंस्टाइन ने बताया कि भैया यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, सही है, चलो ठीक है, इसका सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई r। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा वेव है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसा वेव है, तो इसका वेवलेंथ होगा लैम्डा, सही है। तो ऐसे यहाँ पे टोटल n वेव्स पॉसिबल है, तो ये होगा n into लैम्डा, सही है। तो करना कुछ नहीं है, 2 पाई r का जो लेंथ है वो होगा n लैम्डा जितना। ये जो सर्कमफ्रेंस होगा वो कितना होगा, ये लैम्डा है, ये लैम्डा, ये लैम्डा, ये लैम्डा, टोटल यहाँ पे n लैम्डा प्रेजेंट है, तो होगा 2 पाई r into n लैम्डा। अब लैम्डा का वैल्यू रखो, लैम्डा का वैल्यू क्या है, लैम्डा का वैल्यू है h upon mv is equal to 2 pi r। so 2 सॉरी यहाँ पे आएगा mv r is equal to nh upon 2 pi। ये चीज बहुत नहीं समझा पाए जो आइंस्टाइन ने निकाला, ये चीज बहुत नहीं समझा पाए, इसे क्वांटाइजेशन फैक्टर बोला जाता है, पर बहुत ये चीज नहीं समझा पाए थे। आइंस्टाइन ने ये चीज निकाला कि भैया ये कहां से आता है। देखो सर्कमफ्रेंस हुआ 2 पाई r, एक का एक छोटा इलेक्ट्रॉन है उसका वेवलेंथ लैम्डा है, तो टोटल यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल होंगे, या फिर आप ऐसा बोल सको कि n लैम्डा कैसे पॉसिबल होगा, तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू n लैम्डा तक तो बात खत्म। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हमें जो मिला, ये था, एक ये था, एक ये। एनसीईआरटी निकालो, यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको मास दिया गया, वेलोसिटी दिया गया, तो आप उसका वेवलेंथ फाइंड कर पाओगे। अगर वेवलेंथ दिया गया, मास दिया गया, तो आप वेलोसिटी फाइंड कर पाओगे, मोमेंटम फाइंड कर पाओगे। तो ये यहाँ से बहुत ज्यादा न्यूमेरिक्स निकल के आते हैं। तो बच्चों करना कुछ नहीं है, घर पे रह के इसका न्यूमेरिक्स सॉल्व करो, जहां पर डिफिकल्टीज आ रही है मुझे बताओ, हम लोग उसको साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट द लेक्चर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। टेक अ स्क्रीनशॉट।